जय श्री महाकाल साथियों, मैं यशन आपका जीके गुरु धोरा क्लासेस के इस परिवार में मेरे मित्रों का, मेरे लाडलों का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बड़ी स्पेशल होने वाली है। भाई आप ही लोगों की गुजारिश पर, मेरे मित्रों के कहने पर, मेरे लाडलों के कहने पर आप लोगों के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उन पर एक क्लास, जो अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके हैं उन पर मैं एक छोटी छोटी जो आपके लिए क्लासेस जो है, इंपॉर्टेंट जो आपकी क्लासेस हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो उसी सीरीज में अगर मैं बात करूं तो उसी क्रम में मैं आज आपके लिए जो राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहां आप देखिएगा कि हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। मैं यहां बात करूंगा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो राजस्थान में आपके जो प्रमुख दुर्ग हैं, बिल्कुल ये वो दुर्ग हैं जिनके बारे में आपको हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और मैं ये चाहता हूं कि यदि ये जब आपसे ये पूछा जाए तो मेरा कोई लाडला परेशान ना हो, वो दुखी ना हो, उसको सभी कुछ पता होना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर आ रहा हूं। और अगर मैं इस क्लास के बारे में बात करूं तो यहां पर मैं आपको जो मुख्य हमारे गढ़ हैं, उन मुख्य गढ़ों या दुर्गों के बारे में वो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके अगर मैं बात करूं तो एग्जाम के दृष्टिकोण से वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो उन्हीं जानकारियों पर मैं आज आपसे बात करूंगा। हम इसको अगर मैं बात करूं तो जो दुर्ग है उनकी हम ज्यादा डिटेल में न जाकर के उन चीजों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और बिल्कुल उन पर आपके बार बार प्रश्न बनाए जाते हैं। तो चलिए अब बिना वक्त जाया किए आज की क्लास का शुभारंभ करता हूं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा उस गढ़ के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ैया के। गढ़ों में अगर कोई गढ़ हुआ है तो चित्तौड़गढ़ हुआ है और बाकी तो सब गढ़ैया ही माने जाते हैं, यानी उसके सामने सब छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि यह गढ़ है ही इतना विशाल जो हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, जो हमारे मेवाड़ का एक प्राचीन भाग हुआ करता था और राजधानी भी रह चुका है। और यूं बात करूं तो मेवाड़ की सर्वप्रथम राजधानी किसको बनाया गया था, तो चित्तौड़ को ही बनाया गया था। उसी चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे जिसका निर्माण अब देखिए। तो चलिए ये देखिए, बिल्कुल आप लोगों के सामने एक बुलंद चित्तौड़गढ़ की तस्वीर पेश की जा रही है। यदि आप इसको गौर से देखेंगे तो ये केवल एक तस्वीर नहीं है, ये राजस्थान का इतिहास है। एक बात ऑब्वियस पे ले, ये राजस्थान का इतिहास है। आप ये देखिए कि आज से ये लगभग लगभग कौन सी सदी की है, तो ये लगभग लगभग जो आप रचना देख रहे हो ना बेटे, ये 7वीं सदी की रचना है। तो आज से आपके आप बात करके देखिए कि आज से 1200 से 1500 से 2000 साल पहले की जो रचना आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, मैं उसके बारे में आपको बात करने जा रहा हूं। और यहां अगर आप देखेंगे बीच में गौरवशाली विजय स्तंभ, इस पर भी चर्चा करूंगा। तो चलिए हम कुछ मुख्य जानकारियां लेते हैं हमारे चित्तौड़गढ़ के बारे में। ये आपने इसकी एक फोटोग्राफ देखा, एक इसका चित्र देखा। अब देखिए कि यदि बात करें हम चित्तौड़गढ़ की तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया। तो यदि बात की जाए चित्तौड़गढ़ की तो चित्तौड़गढ़ के बारे में जो सबसे मुख्य जानकारी जो आपसे पूछी जाती है, तो चित्तौड़गढ़ जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो इसका निर्माण जो है वो आपके 7वीं सदी में, बिल्कुल 7वीं सदी में इसका निर्माण जो है वो चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा, तो अगर, और ये ध्यान रखना ये दो चीजें हैं। यदि आप सबसे पहली बात अगर हम इतिहासकारों के अनुसार देखें, हम वीर विनोद पुस्तक में देखें तो वहां पर आपको पता चलता है ये जानकारी कहां से मिलती है, इसकी जानकारी आपको वीर विनोद पुस्तक से मिलती है। वीर विनोद पुस्तक जिसमें जिक्र किया गया है कि आपके चित्रांगद मौर्य ने 7वीं सदी में किसका निर्माण करवाया था, उसने आपके चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। और अगर मैं बात करूं तो शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। और अगर शास्त्रों के अनुसार बात करें, शास्त्रों के अनुसार यदि आप कहेंगे, पुराणों के अनुसार अगर आप कहेंगे तो इसका निर्माण किसके द्वारा माना जाता है, तो बिल्कुल पांडवों के द्वारा। या अगर हम बात करें किन द्वारा, तो आपके पांडवों के द्वारा। किनके द्वारा, पांडवों के द्वारा। और पांडवों में कौन, बिल्कुल भीम के द्वारा। सर ये बात आप कैसे कह सकते हैं, तो अगर आपको जब चित्तौड़गढ़ देखने का मौका मिले तो आप ध्यान रखिएगा वहां पर आपको 2 तालाब मिलेंगे।
बिल्कुल गुरुजी, नाम याद आ गया होगा बेटा, आ भी जाना चाहिए। 2 तालाब है वहां पर। कौन कौन से तालाब है? तो आपके 2 मुख्य तालाब हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं, एक तो है आपके कौन सा, एक तालाब तो है आपके चित्रांग तालाब। कौन सा? चित्रांग तालाब। और एक कौन सा है? एक है आपके भीमलत तालाब। कौन सा है? भीमलत तालाब। तो कहा जाता है कि चित्रांग तालाब का निर्माण चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और भीमलत तालाब का निर्माण जो है वो जब पांडव यहाँ पर अपना अज्ञातवास काट रहे थे, तो जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने तृष्णा के मारे जब उन्होंने क्या किया, अपनी लात से जब ठोकर मारी, तो वहां पर उस स्थान पर एक तालाब का एक खड्डा जो हो गया, जिसको आज आपके भीमलत तालाब के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा चित्तौड़गढ़ है। और जिसके बारे में यह भी कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। ये बात इसके बारे में बड़ी ही प्रसिद्ध रही है। और अगर मैं बात करूं तो चित्तौड़गढ़ की यदि बात आए, तो चित्तौड़गढ़ के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि जब चित्तौड़गढ़ को याद किया जाता है, तो चित्तौड़गढ़ के साथ साथ में और किन चीजों को याद किया जाता है? तो चित्तौड़गढ़ के साथ मुख्य रूप से जिस चीज को याद किया जाता है वो है चित्तौड़गढ़ में होने वाले जौहर। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ में जो सबसे प्रसिद्ध जौहर हुए हैं। और चित्तौड़गढ़ की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ कौन से पठार पर स्थित है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो चित्तौड़गढ़ है, क्या आपका चित्तौड़गढ़ जो है वो किस पर है? वो आपके मेसा के पठार पर। किस पर? मेसा के पठार पर आपका क्या स्थित है? तो मेसा के पठार पर हमारा चित्तौड़गढ़ स्थित है। क्यों? क्योंकि मेसा का पठार जो है वो समतल भूमि लिए हुए है, एकदम फैलाव लिए हुए फ्लैट है, जिसके ऊपर बड़ा ही सुंदर आपके एक बुर्ज, एक महल, एक किले का निर्माण किया गया, जो कहीं ना कहीं अभेद्य भी, टॉड के द्वारा इसको अभेद्य भी कहा गया है। और अगर मैं बात करूं तो अब यहां हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में आपके सबसे प्रसिद्ध और सबसे शानदार यदि शासनकाल किसी का रहा तो वो आपके रावल रतन सिंह जी का रहा। और रावल रतन सिंह जी, जिनका विवाह किससे हुआ था? जिनका विवाह हुआ था आपके रानी पद्मिनी से। और कहा जाता है कि रानी पद्मिनी साक्षात इस धरती पर जो सौंदर्य का रूप थी, और उनके सौंदर्य की यदि बात करें तो यहां तक कहा जाता है कि जब वो पानी तक पीती थी तो वो भी उनके गले से, कंठ से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता था। तो इतनी अद्भुत, और इतनी अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो कि इतनी अद्भुत सौंदर्यता जो हर किसी में देखने को नहीं मिलती। तो उस सौंदर्यता के पीछे अगर मैं बात करूं तो और उस सौंदर्यता पर कौन मुग्ध हो गया? तो बिल्कुल उस समय शासन करने वाला अलाउद्दीन खिलजी। और जिसका शासनकाल भारत में अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कैसा रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी को रावल के ही गुरु ने, बिल्कुल आप उनका नाम जानते होंगे, उसका कौन? बिल्कुल चेतन राघव। और चेतन राघव ने किसको जा करके बताया? किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी केवल बातों से ही किसके सौंदर्य पर मुक्त हो गया? तो वो मुग्ध हो गया हमारी रानी पद्मिनी के, और उसने पद्मिनी की मांग कर दी। उसी को देखते हुए आपके यहां पर सबसे पहला जो आपके, अब हम बात करेंगे हमारे जो प्रमुख जौहर है इसके बारे में। तो देखिए जौहर जो हुए हैं आपके, ये आपको जानने जरूरी है। तो सबसे पहला हुआ था 1303। किसके लिए? तो पद्मिनी के लिए, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी किनकी रानी थी? तो ये आपके रानी थी रावल रतन सिंह। तो युद्ध भूमि में कौन उतरे? रावल रतन सिंह, जिन्होंने केसरिया किया। और रानी पद्मिनी ने आपके 16,000, ऐतिहासिक 16,000 आपके दासियों के साथ, और 16,000 या यूं कहिए 16,000 रानियों और दासियों के साथ में उन्होंने क्या किया था? अग्निकुंड में अपनी आन बान शान के लिए उन्होंने प्रवेश किया था। उसके बाद में कौन सा? उसके बाद में 1534 का दूसरा जौहर हुआ। और 1534 का जौहर अगर हम बात करें तो जब बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह ने जब यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और उदय सिंह के काल में, किसके समय में? उदय सिंह के समय में, उदय सिंह के समय। तो यहां पर उस समय किसने आपके जौहर किया था? तो इस समय जौहर किया था रानी कर्णावती ने। किसने किया था? रानी कर्णावती ने 1534 में। उसके बाद में आपके जो तीसरा जौहर हुआ था, कौन सा जौहर?
तो आपके यहाँ पर जो तीसरा जौहर हुआ था वो हुआ था 1568, जब उदय सिंह आपके थे उस समय थे, और जब अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और आपके फत्ता सिंह जी, जयमल फत्ता जो लड़ रहे थे, तो फत्ता सिंह जी कौन, आपके फत्ता सिंह जी, और फत्ता सिंह जी की जो वाइफ थी, तो उनके मृत्यु के बाद में उन्होंने, किसने, तो फूल कंवर ने जौहर किया था। तो ये तीन आपके क्या रहे हैं, चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध बिल्कुल जौहर रहे हैं, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। और चित्तौड़गढ़ के बारे में वो बातें जो आपको बार बार पूछी जाती हैं, उनका भी मैंने आपके साथ में जिक्र किया। चलिए, तो ये था हमारा चित्तौड़गढ़, और मैं आपसे वो बातें साझा करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। उसके बाद में पहले हमने बात की चित्तौड़गढ़ की, अब हम चित्तौड़गढ़ के बाद चलेंगे किसके तरफ, तो चित्तौड़गढ़ के बाद देखिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ जो किसका भाग है, विजय स्तंभ अगर आप देख रहे हैं, और ये राजस्थान का गौरव है, ये लीजिए ध्यान से देखिए, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का कारण ही क्या था, विजय आपके अगर मैं बात करूं, तो जब राणा कुंभा ने, किसने बनवाया था, तो इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। जब राणा कुंभा ने आपके 1437 में युद्ध जीता था, तो जब मुगलों पर राजपूतों की जो युद्ध आपके जीत हुई थी, उसी जीत के उपलक्ष्य में 1440 से इसका निर्माण शुरू किया गया, और 1448 में जाकर के इसका निर्माण पूर्ण हुआ। तो ये जो है वो किसने बनवाया, राणा कुंभा ने बनवाया। 1437 की सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिएगा कि राणा कुंभा जो है उन्होंने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है ना, विजय स्तंभ हम बात करें किसकी, बिल्कुल हम बात करें विजय स्तंभ की। उपलक्ष्य में 1437 में जो उन्होंने जीती थी, उसी के उपलक्ष्य में आपके 1440 से 48 के बीच में किसका निर्माण करवाया गया, तो आपके विजय स्तंभ का। इसको नाम भी क्या दिया गया, विक्ट्री टावर इसको कहा जाता है, विजय स्तंभ। सबसे बड़ी बात, ये आपके 9 मंजिला है, ये देखेंगे ना आप, ये इसमें 9 फ्लोर है, एंड द फर्स्ट फ्लोर इज वो क्या है, ये आपके विष्णु मंदिर है, क्या है, विष्णु मंदिर, इसीलिए इसको विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये क्या है, ये इसका विष्णु मंदिर है, तो 9 मंजिला है। और अगर मैं बात करूं इसकी 7वीं मंजिल, अगर आप ये लगभग देखेंगे यहां पर, तो 7वीं मंजिल की अगर मैं बात करूं, तो जहां पर आपके आपके अरेबियन भाषा में, किसमें, अरबी भाषा में 7 बार अल्लाह शब्द को लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमारे सांप्रदायिक सौहार्द का भी एक क्या रहा है, बिल्कुल एक उदाहरण रहा है। तो ये आपके 9 मंजिला है, 122 फीट ये ऊंचा है, 30 फीट इसकी चौड़ाई है, और उसी के साथ साथ ऊपर तक पहुंचने के लिए 157 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेंगी। और हमारी राजस्थान पुलिस और हमारा जो अजमेर जो बोर्ड है, हमारा जो राजस्थान बोर्ड है आपके एजुकेशनल, उसका अगर आप सिंबल देखेंगे, उसका जो प्रतीक चिन्ह देखेंगे, उसमें आपको क्या मिलेगा, विजय स्तंभ मिलेगा। तो इतनी जो इंपॉर्टेंस है वो ये हमारे जीवन में रखता है। और ये देखिए, यदि आप इसको देखेंगे तो ये खड़ा ही इस रूप में है, इसको बनाया ही ऐसा गया है कि देखने वाले को अपने आप गर्व की अनुभूति होने लगती है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दूसरा किसकी, अब हम बात करने जा रहे हैं गागरोन की। भाई गागरोन आप जानते हैं, यहां अगर आप देखेंगे तो ये हमारी कौन सी नदी है, ये आप नीचे देख रहे होंगे, ये आपके नदी है ना, ये आपके गागरोन है। तो ये एक नदी यहां से आहू निकलती है और उधर से काली सिंध आती है, और उन दोनों के किनारे पर आपके ऊंची पहाड़ी पर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये आपके इसमें अगर आप देखेंगे यहां पर, ये देखिए, इसको नोटिस कीजिएगा,
यहां पर कोई नींव नहीं डाली गई है, बिना नींव के इसका निर्माण किया गया है। तो अगर हम बात करें किसकी, गागरोन की, गागरोन जिसको गढ़ गागरोन कहा जाता है, कहां आता है, तो ये आपके झालावाड़ में आता है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण जो है वो आपके डोड परमार राजाओं ने, डोड परमार राजा बिजल देव, किसने, बिजल देव खिंची, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था कब, लगभग 12वीं सदी में, यानी 1195 के आसपास इसका निर्माण करवाया गया था डोड परमार राजाओं के द्वारा, गढ़ गागरोन का। दूसरी मुख्य बात क्या है, ये आपके काली सिंध, काली सिंध और आहू नदी, आहू नदी के संगम पर यह स्थित है। डोडगढ़ इसको कहा, क्या कहा जाता है इसको, डोडगढ़ इसको कहा जाता है। और किसकी जन्मस्थली है, तो ये आपके जन्मस्थली है हमारे किसकी, बिल्कुल आपके प्रताप सिंह खिंची की। सर इनका जिक्र क्यों किया आपने, प्रताप सिंह खिंची हमारे पिंपाजी महाराज, जिनकी ये क्या है, जन्मस्थली है, जो आपके रामानंद के शिष्य हुआ करते थे, कबीर को फॉलो करते थे, रामानंद को फॉलो करते थे, दादू दयाल को फॉलो करते थे। तो प्रताप सिंह खिंची जी जो पिपाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी ये क्या है, जन्मस्थली है। और अगर मैं बात करूं तो इसका पतन कब हुआ, अगर हम बात करें तो गागरोन जो है वो आपके बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है, ठीक है ना। तो यहां अगर आप देखेंगे गागरोन झालावाड़ निर्माण डोड परमार राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था, बिजल देव ने 12वीं सदी लगभग 1195 में, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। डोडगढ़ इसको कहा जाता है, जन्मस्थली किसकी है, तो ये प्रताप सिंह जी खिंची के जन्मस्थली है। यहां पर दो प्रमुख साके हुए थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, तो यहाँ के दो प्रमुख जौहर, दो प्रमुख साके या जिनको हम जौहर कहेंगे, तो वो किस किस समय में हुए थे, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ का जो प्रथम जौहर जो हुआ था, या प्रथम या यूं कहिए प्रथम साका किसके समय हुआ था, तो आपके प्रताप सिंह खिंची जब पीपाजी महाराज के रूप में जब उन्होंने वैराग्य धारण करके गागरोन को छोड़ा, तो उन्होंने अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को क्या दे दिया, शासन। तो अचलदास खिंची के शासन में, अचलदास खिंची के शासन में जब किसने आक्रमण किया था, तो आक्रमणकारी कौन था, आक्रमणकारी था आपके जिसका नाम क्या था, हुशंग शाह, हुशंग शाह। तो पहला तो हुशंग शाह के समय में हुआ था, और इसका दूसरा साका आपके पालनहासी, पालनहासी जो कि पुत्र था किसका, अचलदास खिंची का, अचलदास जी का बेटा था पालनहासी। और पालनहासी के समय में आक्रमणकारी कौन था, इसके समय में आक्रमणकारी हुआ महमूद गजनबी, महमूद खिलजी ने यहां पर आपके आक्रमण किया था। और यहां पर उसने क्या नाम रख दिया, इसका नाम बदलकर इसका नाम क्या कर दिया, तब इसका नाम पड़ा था आपके एक बार मुस्तफाबाद, क्या नाम रख दिया था, मुस्तफाबाद इसका नाम रख दिया था। तो ये क्या था, ये था हमारे गढ़े गागरोन जो झालावाड़ में आता है। और ये चीजें उसके बारे में बहुत बार आपसे पूछी जाती हैं, तो ये बातें आप किसके बारे में याद रखेंगे, हमारे गागरोन या झालावाड़ में जो आपके गढ़ गागरोन के बारे में ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ये इसकी मुख्य चीजें हैं जो बिल्कुल आपको दिमाग में याद रखनी है। उसके बाद में आगे चलते हैं और आगे आपसे चर्चा करता हूं मैं, बिल्कुल देखिए हमारा मेहरानगढ़। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे हमारे राजस्थान के प्रमुख मेहरानगढ़ के बारे में। और मेहरानगढ़ यदि आप नहीं जानते हो, नहीं सुना है, तो फिर आपने क्या देखा भाई। मेहरानगढ़ तो जो अगर हम बात करें आपके सूर्यवंशी सिसोदियाओं का है, तो हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, मेहरानगढ़ की। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा दो सिमिलर बातें हैं। तो मेहरानगढ़ जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका निर्माण जो है वो आपके राव जोधा के द्वारा, राव जोधा
राव जोधा ने इसकी नींव कब रखी थी? तो इसकी नींव जो है, निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। इसकी नींव कब रखी गई थी? तो इसकी नींव जो है वो आपके 12 मई 1459 को शनिवार का दिन था। और किसने रखी थी? करणी माता ने। किसने? करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। कब? आपके 12 मई 1459 को। और अगर मैं बात करूं तो मेहरानगढ़ के बारे में अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेहरानगढ़ जो आपके, जिसका नाम क्या है, तो मेहरानगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये आपके चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है। किस पर है? ये आपके चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे मेहरानगढ़ के बारे में तो ये किसका था? ये सूर्यवंशियों का था। तो आपके सिसोदिया वंश का जो क्या थे? सूर्यवंशी थे। इसीलिए इसका नाम क्या रखा? इसीलिए इसका नाम रखा मिहिरानगढ़। मिहिरानगढ़ इसका नाम रखा गया था, जिसमें मिहिर का मतलब क्या होता है? सूर्य। और कालांतर में इसको आज हम किस नाम से जानते हैं? तो मिहिरानगढ़ का कालांतर में हमने क्या बना दिया? हमने बना दिया मेहरानगढ़। अब एक बात नोटिस कीजिएगा इसके अंदर, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहां से आप देखना शुरू कीजिए, आपको पीछे जाते जाते ये जब आप दृश्य देखने लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर मोर का मुख है। ये यहां देखिएगा जैसे मोर की चोंच है, और यहां से चलते हुए उसकी बॉडी और पीछे का पोर्शन अगर आप देखेंगे तो एक मोर जैसी आकृति जो है ना, एक मोर जैसी जो आकृति है वो आपको यहां पर क्या होगी? यहां पर आपको दिखाई देगी। किस प्रकार से? इस प्रकार से एक मोर जैसी जो आकृति है वो आपको कुछ इस प्रकार से मोर जैसा ही आपको दिखाई देगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसीलिए इसको आपके बिल्कुल मयूर ध्वज गढ़ भी इसको कहा, मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता, इसलिए इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। ये भी आपको मेहरानगढ़ के बारे में याद रखने योग्य हम बातें हैं। तो मेहरानगढ़ की अगर हम बात करें तो हम बात करें मिहिरानगढ़ की, ठीक है। तो ये आपके निर्माण राव जोधा ने, नींव इसकी 12 मई 1459 को करनी माता ने रखी। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। सिसोदिया वंश यानी सूर्यवंशियों का है। मिहिरानगढ़ मिहिर सूर्य, और कालांतर में इसका नाम क्या रख दिया गया? कालांतर में इसका नाम रख दिया गया आपके बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हम मेहरानगढ़ कहते हैं। फिर इसको मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपको इनके बारे में याद रखनी है, ठीक है ना। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो अब आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसकी और बातें करें इसी में क्या, और अगर हम बात करें तो आपके जसवंत थड़ा वो भी कहां है? इसी में स्थित है, ठीक है। ये आपके क्या था? मिहिरानगढ़। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं अब इसके बाद में। अब हम देखेंगे सोनार का किला, जो कहां आता है? आपके सोनार का किला जो राजस्थान के जैसलमेर में आता है। अब नाम में ही इसके अपने आप में अर्थ छिपा है। अगर हम इसकी बात करें कि आपके किसकी, तो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल जैसलमेर दुर्ग की। जैसलमेर दुर्ग। अब यहां देखिएगा कि जैसलमेर दुर्ग जिसका निर्माण जो है वो आपके किसने करवाया? तो 1155 में इसका निर्माण किसने करवाया? आपके बिल्कुल जैसल भाटी ने, जैसल भाटी ने। और यहां हम बात कर रहे थे तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है? आपके मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर यहां पर आपके स्थापित किया गया है, जिनको युद्ध की माता कहा जाता है। फिर अगर मैं बात करूं, हम बात कर रहे थे इसकी, तो इसका निर्माण आपके जैसलमेर दुर्ग का निर्माण 1155 में जैसल भाटी ने करवाया था। यह बात आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। पीले
पत्थरों से, पीले पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। इसीलिए अगर आप देखेंगे दूर से जब इस पर धूप पड़ती है, और खासकर जब आपके सनसेट का जो टाइम होता है, जब आपके सनसेट होता है, जब सूर्य छिपने वाला होता है, तो जब इन पीले पत्थरों पर जब आपके सूर्य की आभा पड़ती है, तो ये आपके एकदम सोने की तरह चमकने लगता है। इसीलिए इसको सोनार का किला कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा अगर आप देखेंगे तो विस्तृत रूप से आपके क्या है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। और त्रिकूट पहाड़ी मतलब जो पहाड़ी कुछ आपके इस प्रकार से है, त्रिकूट तीन कोणों की पहाड़ी है, इसीलिए इसकी आकृति क्या है, तो ये आपके त्रिभुजाकार आकृति वाला है। और इसके बारे में क्या कहा जाता है, और इसके बारे में कहा जाता है कि यदि आप दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए शेर, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान प्रतीत होता है। राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें क्या नहीं किया गया, जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों? जल की कमी के कारण इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, महल की छतों में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। यानी इसकी जो आपके जो महल जो है, उस महल में एक तो चूने का प्रयोग नहीं है, क्योंकि जैसलमेर जो है वो आपके वैसे ही सूखा स्थान है, और ये शापित भी था। जैसलमेर बिल्कुल एक शापित किला है, तो यहाँ पर सदा पानी की कमी रही, इसीलिए चूना तो आपके मांगता ही पानी है, इसीलिए इसमें किसी प्रकार के चूने का प्रयोग नहीं है। और इसीलिए इसकी महल की जो छतें हैं वो लकड़ी के द्वारा निर्मित की गई है, ताकि उसमें कम से कम चूने का पत्थर का प्रयोग किया जाए। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट्स वाटरलेस, इसमें पानी का प्रयोग नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये पीले पत्थरों से बनाया गया, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन आपके लॉकिंग सिस्टम। जो अगर आप इसके पत्थरों को देखेंगे तो उनको लॉक कर करके इसको आपके तैयार किया गया, तो इसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम रही इसको बनाने में, तो लॉकिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग किया गया है। पत्थरों में पत्थर को लॉक करके इसको बनाया गया है, इसीलिए लकड़ी की छतों का इसमें प्रयोग किया गया है। और यह शापित था, और इसमें शासन करने वाले महाराजाओं का वंश आगे नहीं बढ़ा। संतान गोद लेकर इसकी गद्दी जो है, उत्तराधिकार जो है, क्योंकि इसमें जो रहने वाले हैं उनको शाप था कि आपका जो परिवार है वो कभी, क्यों? क्योंकि ये जैसलमेर में जो आपके, अगर मैं बात करूं चिड़िया टूप पहाड़ी, जहां पर एक हमारे एक प्रसिद्ध संत रहा करते थे, और उन संत को जैसल भाटी ने हटवा करके, उनकी कुटिया को हटवा करके यहाँ पर इसको बनाने का निर्णय लिया था। तब उन्होंने यहाँ पर उनको आश्चर्य श्राप दिया था कि एक तो यहाँ पानी की कमी रहेगी, और एक तुम्हारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पर निवास करने वाले जो है वो गोद लेकर के ही उत्तराधिकार इसका चलते हुए आया है। ये था हमारे मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ के बारे में के बाद में चर्चा करने वाला हूं। किसके बारे में? अब हम बात करेंगे हमारे कुंभलगढ़ के बारे में। बिल्कुल राजस्थान में रहते और कुंभलगढ़ कहां आता है? तो राजसमंद में हमारा कुंभलगढ़ आता है। कुंभलगढ़ की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आप ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जिसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया? राणा
कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। एक बात इसकी भी खास बात क्या है कि इसका निर्माण, इसकी नींव जो है, इसकी नींव भी शनिवार के दिन 13 मई 1459 को रखी गई थी। देखिए इत्तेफाक 12 मई 1459 को शनिवार के दिन आपके, सॉरी शनिवार इस दिन था, और आपके मेहरानगढ़ की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई शुक्रवार के दिन। आपके अगर मैं बात करूं तो ये ध्यान रखना 12 मई को, किस दिन, 12 मई 1459 को आपके नींव रखी गई थी मेहरानगढ़ की, और आपके 13 मई 1459 को जस्ट उसके अगले दिन नींव रखी गई थी राजसमंद में कुंभलगढ़ की। ठीक है, और राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, किसका, कुंभलगढ़ का। और अगर हम कुंभलगढ़ की बात करें तो इसका नाम आपके राणा कुंभा के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, कुंभलगढ़। तो राणा कुंभा के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, कुंभलगढ़। ठीक है, और अगर हम कुंभलगढ़ की बात करें तो हम बात करें किसकी, कुंभलगढ़ की। तो अब आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा इसका परकोटा जो है, परकोटा जो है इसका वो कितने किलोमीटर का है, तो इसका परकोटा जो है वो 36 किलोमीटर का है। तो 36 किलोमीटर मतलब बहुत होता है, या यूं कहिए कि वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार, विश्व में चाइना, वॉल ऑफ चाइना के बाद आपके दूसरी सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, तो वो इसका परकोटा है, जो कितने किलोमीटर का है, 36 किलोमीटर का, जिसको आपके कमरकोट जिसको कहा जाता है। और इसका जो आपके परकोटा है वो कैसा है, तो घाघरा नुमा, घाघरा नुमा इसका क्या है, परकोटा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखिए, ये इसका परकोटा जो चलते आ रहा है यहां पर, ये देखिए यहां से आगे होते हुए, और इसको चारों तरफ से ये घेरे हुए हैं एक घाघरे की शेप में। और अगर इसकी जो फोटो और होती तो मैं आपको बताता कि एकदम घाघरे की शेप में इसका है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये इसका परकोटा है, जो कितना 36 किलोमीटर लंबा इसका परकोटा है। विश्व में सबसे बड़ा इसका, दूसरी अगर मैं बात करूं तो वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है ये। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो इसकी चौड़ाई कितनी है इस दीवार की, तो दीवार की लंबाई तो हो गई 36 किलोमीटर, और चौड़ाई इसकी आंकी जाती है लगभग 21 फीट के बराबर, जिस पर 4 घुड़सवार आराम से चले सकते हैं। उसके बाद हमारे प्रसिद्ध जो कवि हुए अबुल फजल, अबुल फजल ने कहा कि इसकी ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई देखने के लिए आप सिर उठाएंगे और आपकी पगड़ी क्या हो जाएगी, जमींदोज हो जाएगी, जमींदोज हो जाएगी। यानी आप अपना सिर उठाएंगे और आपकी पगड़ी जो है वो जमीन पर गिर जाएगी। इसका मतलब उसने क्या कहा था, बुलंद ऊंचाई है इसकी, बुलंद ऊंचाई है इसकी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रमुख इमारतें कौन सी है, इमारत जो है इसमें एक तो है आपके कौन सी, झाली रानी का मालिया। झाली रानी कौन थी, तो राणा सांगा की पत्नी थी। और बहुत बार पूछा था झाली रानी के गुरु कौन थे, किसके शिष्या थी, तो ये गुरु आपके, इसके गुरु कौन थे झाली रानी के, वो थे आपके संत रविदास, उनकी ये शिष्य हुआ करती थी। और झाली रानी जो है इस मालिया में कहते इस कमरे में रूठ कर बैठ गई थी, इसीलिए इसको झाली रानी का मालिया कहा जाता है। उसके बाद में ऐतिहासिक इमारत, बिल्कुल बताइए मुझे, तो मामादेव कुंड, मामादेव कुंड ये वही ऐतिहासिक कुंड है जहां कुंभा एकांत में शिव को जल अर्पण
करता था, क्योंकि आपके भगवान शिव का सबसे बड़ा ये भक्त हुआ करता था। और इसी स्थान पर, इसी महादेव कुंड पे, इसी स्थान पर ज्येष्ठ पुत्र उदा ने कुंभा की पीठ में खंजर घोंपा था। यही वो स्थान है जहां पर इसके बड़े बेटे उदा ने राणा कुंभा की पूजा करते समय उसकी पीठ में खंजर घोंप करके उसकी हत्या कर दी थी। और यहां पर आपके क्या है, और आपके यहां पर है ना कुंभ स्वामी का मंदिर है। किसका? भगवान विष्णु को समर्पित आपके कुंभ स्वामी का मंदिर कुंभलगढ़ में बनाया गया है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे यहां पर। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। हम बात करें तो कुंभलगढ़ की, बताइए। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या था? ये था आपके कुंभलगढ़, और ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख फोर्ट्स जिनके बारे में हमने बात की। आई होप यू लाइक दिस सेशन। आप इस सेशन को पसंद करेंगे, और अगर आप इस सेशन को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे धुरा क्लासेस को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरी इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि हमें आपके स्नेह और आपके लाड के बारे में पता चले, और मैं अपने लाडलों के लिए इसी सीरीज में और प्यारी प्यारी क्लासेस आप जो टॉपिक बताएंगे उन पर लेकर आता रहूंगा। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा एक अगले टॉपिक में। तो तब तक के लिए मेरे लाडलों को जय महाकाल, नमस्कार।